हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं अमित सिंह अपने चैनल अमित सिंह फिजिक्स में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं। तो आज के इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं 3 न्यूमेरिकल्स। तो आज से हमारा स्टार्ट होगा नेक्स्ट 4 to 5 डेज के लिए न्यूमेरिकल सेशन। तो फर्स्ट हम इसमें ले रहे हैं 3 क्वेश्चंस हैं। इसके पहले भी 2 न्यूमेरिकल के सेशंस हो चुके हैं, ये हमारा थर्ड सेशन है। इसके बाद और 4 चलेंगे, 4 to 5 चलेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K has the same area as the plates of parallel plate capacitor but has a thickness of 3/4D where D is the separation of the plates. How is the capacitance changed when the slab is inserted between the plates? तो हमें क्या कह रहा है, there is a dielectric slab with a thickness of 3/4D is placed between the two plates and the separation of plate of the parallel plate capacitor is already D. Clear? तो हमें कह रहा है कि एक D सेपरेशन के साथ में एक कैपेसिटर ऑलरेडी पहले से है, उसके बीच में एक 3/4D थिकनेस वाला एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया है। तो हमें कह रहा है कि ये अरेंजमेंट का, ये कंप्लीट अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस कितना होगा फाइंड करो। तो पहले हम थोड़ा इसको फिगर में समझते हैं। ये हमारे पास ऑलरेडी क्या है, एक कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट जिसका डिस्टेंस कितना है, d है। अब इसमें हमने क्या किया है, एक प्लेट को रखा, ये कैसा है, ये एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट है और इसका जो थिकनेस है वो है 3/4D। क्लियर? तो हमें कह रहा है कि इस अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस कितना होगा फाइंड करो। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन को सिंपली हमें हल करना है, सॉल्व करना है, याद रखना है। ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं, कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड है या कैपेसिटर है, तो ऐसे कंडीशन में इस कोई भी अरेंजमेंट का हम कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका बेस फॉर्मूला जो डेफिनेशन है कैपेसिटर का, वहां से सॉल्व करो उसे। कौन सा? तो पहले थोड़ा रफ देखते हैं। C = Q/V, ये डेफिनेशन है। जहां पे ये Q क्या है, तो Q याद होगा, यहाँ पे Q है स्टोर चार्ज, और यहाँ पे स्टोर चार्ज यानी कौन से चार्ज की हम बात करें, द चार्ज विच इज स्टोर ऑन द प्लेट्स, नॉट इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक और नॉट द चार्ज इन द डाइलेक्ट्रिक। क्लियर? हियर द Q is only present the charge which is stored in the plate, stored on the plate. So we consider only the charge which are on the plates. Clear? So these charges are only on the plates. So ये तो फिक्स हो गया। क्लियर? अब हम बात करते हैं V। तो तुम्हें हमेशा फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस ही फाइंड करना है। याद रखना है कि फ्री चार्ज के लिए कितना पोटेंशियल होगा, डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद कितना पोटेंशियल होगा, क्योंकि हमने देखा था कि अलग अलग कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो चेंज होती है। तो आपको यही चीज खाली ध्यान में रखना है, सॉल्यूशन सिंपली हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सपोज करो कि पहले ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक, नो dielectric slab between the plates, ठीक है, ये है। तो क्या होगा, so therefore the electric field कितना हो जाएगा, E0 is equal to V0/E0 into D. Clear? So therefore C0 is equal to Q0 upon E0 into D. Equation number 2.
ये हो गया क्या, जब उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था, ऐसे कंडीशन में उसका कैपेसिटेंस कितना है, सो C0 इज इक्वल टू Q0 अपॉन E0 इंटू डी। जहाँ पे E0 क्या है तो आपको याद होगा, E0 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फ्री चार्ज। क्लियर? ओके, सो नाउ when a dielectric slab is placed between the plates, the potential difference is or will be V is equal to V1 plus V2। देखो अब V1 V2 क्या है, तो एक है डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जो रखा है हमने उस डाइलेक्ट्रिक वाले पोर्शन का पोटेंशियल डिफरेंस, और एक है जो फ्री पार्ट है जहां पे एयर है उस पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होगा, तो फॉर्मूला हो गया E1 इंटू D1 प्लस E2 इंटू D2। अब E1 क्या है, तो सपोज यहाँ पे therefore where V1 is potential difference of place with air and V2 is potential difference of dielectric। ठीक है, तो E नॉट ये क्या हो गया, E0 इज इक्वल हो गया E नॉट, और D1 कितना है, तो देखो यहां से क्लियर है, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ पे D है, इसकी थिकनेस है 3/4 इंटू डी, तो जो फ्री स्पेस है, जो खाली जगह है, उसका कितना होगा डिस्टेंस, तो क्लियरली हमें आंसर दिख रहा है वो है D माइनस 3/4D। क्लियर? प्लस E2 क्या है, डाइलेक्ट्रिक का है, और डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आपको याद होगा, तो हमने देखा था E0/K, और थिकनेस कितना है, तो वो है 3/4 इंटू डी। ये कहां से आया, वेर E इज इक्वल टू E0/K। क्लियर? तो आंसर हो गया E0 इंटू 4D माइनस 3D अपॉन 4 प्लस E0 अपॉन 4K इंटू डी। सो आंसर दोनों में से कॉमन क्या है, दोनों में से कॉमन है E0 इंटू डी, तो यहाँ क्या बच गया 1/4 माइनस कितना है 3/4K। तो हमें पोटेंशियल मिल गया, रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिला, कितना होगा E0 इंटू डी, और ये हो गया वैल्यू कितनी, तो ये हो गया K माइनस 3 प्लस K प्लस 3 अपॉन 4K। क्लियर? तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। नाउ द कैपेसिटेंस of the combination, तो क्या होगा, C इज इक्वल टू Q0/V, क्योंकि तुम्हें मैंने क्या कहा था, यहाँ पे जो चार्ज है वो कहाँ पे है, सिर्फ प्लेट पर है, तो चाहे हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखें या नहीं रखें, यहाँ पे जो स्टोर चार्ज है वो प्लेट पर का है, इसलिए ये हमेशा क्या होगा, फिक्स है। क्लियर हो गया ना? सो C इज इक्वल टू Q0 अपॉन V की वैल्यू E नॉट इंटू डी K प्लस 3 अपॉन 4K। सो आंसर C इज इक्वल टू Q अपॉन E नॉट डी इंटू 4K अपॉन K प्लस 3, और ये वैल्यू इक्वेशन 2 से कितना है, सो C इज इक्वल टू C नॉट इंटू 4K अपॉन K प्लस 3।
ये कहाँ से आया? सो फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये हो गया क्या? रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर, वेयर हियर द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज पार्शियली प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट। तो याद रखना है, कल जो हमने देखा था डेरिवेशन थ्योरेटिकल था, वो था कि अगर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा हुआ है किसमें, कंप्लीटली अगर कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में रखा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा। ये जो हमने डिराइव किया है, ये हमने क्या फाइंड किया? ये हमने फाइंड किया कि अगर पार्शियली एक प्लेट के अंदर प्लेट डाइलेक्ट्रिक को अगर रखा जाए कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, आई होप, है ना। तो जल्दी से इसे नोट करो और फिर से हम एक बार इसको देख लेते हैं, फिर आप नोट करना। हमें कह रहा था कि अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हैज द सेम एरिया as the plates of a parallel plate capacitor but has a thickness of 3/4 D, where D is the separation between the plates. So how is the capacitance changed when the slab is inserted between the plates? हमें कह रहा था कि अगर एक कैपेसिटर है जिनके दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस D है, अब इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा गया जिसका एरिया जो है प्लेट के एरिया के जितना ही है, लेकिन उसकी जो थिकनेस है वो है 3/4 D है ये। तो हमें कह रहा है कि इसको रखने से उसके कैपेसिटेंस में क्या चेंज होगा, बताओ। तो हमने पहले देखा फिगर में क्या हो रहा है। तो हमने देखा कि फिगर में यहाँ पे दो तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, एक स्पेस का, फ्री स्पेस का, जिसे हमें कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फ्री चार्ज, और एक हमें मिल रहा है इस डाइलेक्ट्रिक का। डाइलेक्ट्रिक के लिए हमने जो रिलेशन फाइंड किया था वो आपने कई बार देखा होगा, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमने देखा कि इनिशियली जब हमने स्लैब को इंसर्ट नहीं किया था, इसके बीच में हम स्लैब को नहीं रखे थे, तब उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो हमें यहाँ पे कैपेसिटेंस मिला C0 इज इक्वल टू Q0 अपॉन V0, यानी कि C0 इज इक्वल टू Q0 बाई V0, जहाँ पे ये सब था क्या, जब डाइलेक्ट्रिक हमने नहीं रखा था तब इसका ये पोटेंशियल चार्ज और कैपेसिटेंस है। फिर हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो E0 इज इक्वल टू V0 बाई D, ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर हमने यहाँ से फाइंड किया इसका रिलेशन, तो V0 इज इक्वल टू हो गया E0 इंटू D। तो हमने कैपेसिटेंस फाइंड किया C0 इज इक्वल टू Q0 अपॉन E0 इंटू D। फिर हमने कहा कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा तब पोटेंशियल कितना होगा, तो देखा हमने V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। हमने कहा कि V1 जो है वो खाली प्लेस का जो प्लेस है, जो एयर वाला है वहाँ का है, और V2 जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है डाइलेक्ट्रिक का। हमने दोनों के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया और हमने उसकी वैल्यू पुट किया। तो हमने देखा फ्री स्पेस के लिए डिस्टेंस कितना मिल रहा है, तो वो मिल रहा है 1/4 इंटू D, और जो डाइलेक्ट्रिक है उसके हमें डिस्टेंस दिया ही था, तो वो था 3/4 D। हमने इसको कंप्लीटली सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया V इज इक्वल टू E0 D 1/4 प्लस 3/4 के। इसको हमने फाइनली सॉल्व किया तो हमें पोटेंशियल मिला V इज इक्वल टू E0 D इंटू K प्लस 3 अपॉन 4K। इस टर्म को हमने कैपेसिटेंस के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जो कैपेसिटर है C इज इक्वल टू Q0 बाई V, वहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया, जिससे हमें फाइनल आंसर मिला C इज इक्वल टू Q0 अपॉन E0 इंटू D K प्लस 3/4K। इस सोल्यूशन से हमें आंसर मिला फाइनल C इज इक्वल टू C0 4K अपॉन K प्लस 3। यानी यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि जो कैपेसिटेंस है वो यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कितना, तो 4K अपॉन K प्लस 3 टाइम क्या हो गया यहाँ पे, वो इंक्रीज हुआ। ऐसे भी हमने पढ़ा था कि अगर डाइलेक्ट्रिक को हम प्लेस करते हैं तो उससे क्या होगा, जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होता है। तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है। और इस फॉर्मूला का तुम डायरेक्ट यूज कर सकते हो। क्या करो, यहाँ पे 3/4 D के जगह यहाँ पे तुम xt ले लो, तो तुम्हें इजीली सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर मैं xt रखता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, d माइनस x है ना, यानी कि 1 माइनस x। यहाँ पे क्या होगा, x इंटू डी, तो d कॉमन हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे तुम डिराइव कर सकते हो और उसको याद रख लोगे, तुम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हो जब भी तुम्हें MCQ सॉल्व करना हो। ऐसे हम कुछ MCQ देखेंगे जिससे हमें सॉल्व करने में आसानी हो। बाकी ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया और ये क्लियर हो गया, तो जल्दी से इसे नोट करो। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते पहला वीडियो जो हमारा शूट हुआ था उसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में ऑडियो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इश्यू था माइक में। तो ये वीडियो हम दोबारा शूट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में। ये एक्चुअली में एक दिन बाद मुझे पता चला, इसलिए थोड़ा ये हुआ कि ये जो चीज़ें हैं वो बच गया, मिटाया नहीं था। तो हम वापस से स्टार्ट करते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि कैपेसिटर हैज एयर बिटवीन इट्स प्लेट्स हैविंग सेपरेशन ए। हमें कह रहा है कि कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दोनों प्लेट के बीच में क्या है, एयर है, हवा है, और उनका सेपरेशन दिया है। सेपरेशन मीन्स उन दोनों प्लेट का बीच का डिस्टेंस दिया है, कितना है, ए है। तो हम पहले उसको फिगर में देख लेते हैं।
यहाँ पे 2 प्लेट्स है कैपेसिटर के, इनके बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है a, ठीक है। ओके, अब अभी क्या है, एयर है। जब एयर है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो हम ले लेते हैं therefore the capacitance of a parallel plate capacitor with air between the plates कितना हो जाएगा, C0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो इसको हम लिख सकते हैं C0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई स्मॉल a। यहाँ पे पहले कैपिटल A क्या है, एरिया of the plates and D is distance between the plates, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन में D इज इक्वल टू कितना है, A, क्योंकि हमें सेकेंड क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि जो प्लेट का सेपरेशन है वो कितना है, A है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, C0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई A। फिर हमें क्या कह रहा है कि नाउ मेटेलिक स्लैब ऑफ थिकनेस B इज प्लेस्ड बिटवीन इट्स प्लेट्स। देखो लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा कि अगर कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में अगर मैं डाइलेक्ट्रिक को रखूंगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे वो उसको सेपरेट नहीं कर रहा है बल्कि वो उसके बीच में क्या कर रहा है, उसकी नॉन कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है कि एक प्लेट से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है सेकेंड प्लेट पे, ये फोर्स क्या हो रहा है, थोड़ा कम लग रहा है। समझ में आया ना। जैसे क्या हो रहा है, जो प्लेट नेगेटिव है यानी जिसमें से इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया है जिसके ऊपर, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सेकंड प्लेट के ऊपर फोर्स अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन को बाहर मूव कराने के लिए उसको ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव करना चाहता है, जिसके लिए उसको इस प्लेट पे पहले इस यानी कि जो पहला प्लेट है जो नेगेटिव है, उस प्लेट में क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम चार्ज। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये सपोज ये प्लेट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन आने से बना, ये पॉजिटिव कब बनेगा, यहां से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, कैपेसिटेंस वाले वीडियो में आप इसको क्लियरली देख सकते हो। तो ये चार्ज यहाँ पे आने के लिए क्या होना जरूरी है, इसके यहाँ पे आने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट जो है वो है कि ये इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा रहा है। और कब तक ये चलेगा, जब तक दोनों प्लेट क्या होंगे, इलेक्ट्रिकली सैचुरेटेड कंडीशन में नहीं आ जाएंगे, तब तक ये मूवमेंट चलता रहता है। तो ये डाइलेक्ट्रिक रखने से क्या होगा, एक प्लेट पे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आता है, जिसकी वजह से सैचुरेशन होने के लिए और ज्यादा चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव बनता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम चार्ज एस्टेब्लिश होता है, यानी कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। कितना, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना होगा उतने टाइम क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई नॉन कंडक्टर नहीं है, डाइलेक्ट्रिक नहीं है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक मेटेलिक प्लेट रखा है। प्लेट कैसा है, प्लेट यहाँ पे मेटल है, ठीक है ना, ये मेटेलिक प्लेट है और हमें थिकनेस दिया है इस मेटेलिक प्लेट का कितना है, B। तो सपोज कि ये डिस्टेंस है हमारा कितना, D1 ले लेते हैं इसको, और ये डिस्टेंस सपोज हमारा कितना है, D2। ठीक है, क्लियर, ओके। तो देखो अभी क्या है कि अगर हम क्या करते हैं, एक मेटल के अगर शीट को बीच में रख देते हैं B थिकनेस वाला, तो ऐसे कंडीशन में वो इसको अभी इंक्रीज नहीं करा। अब देखो क्या होगा, अब ये कंडक्टर है, ये भी दोनों कंडक्टर प्लेट है, तो बीच में जो प्लेट है वो एग्जैक्ट वही प्लेट जो कैपेसिटर बना उसी तरह बिहेव कर रहा है। सपोज करो यहाँ पे जो सरफेस एरिया है वो प्लेट के इतना ही है। तो ऐसे कंडीशन में अब ये क्या हो गया, 2 कैपेसिटर्स में कन्वर्ट हो गए। एक कैपेसिटर ये हो गया, अब ये हो गया, क्योंकि बीच वाला भी मेटेलिक प्लेट है, यानी इसके ऊपर भी फ्री चार्ज है। तो इस हिसाब से अब ये इसके कैपेसिटेंस में चेंज जो करेगा वो किस हिसाब से कर रहा है, यहाँ पे ये एक न्यू कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है। अब ये सिचुएशन याद रखना, जब भी हम किसी कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में अगर कंडक्टर को प्लेस करेंगे, किसी मेटल को प्लेस करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में जितने प्लेट हम बीच में रखते जाएंगे उसके हिसाब से वो उतने कैपेसिटर्स में कन्वर्ट होगा। क्लियर,
जैसे यहाँ पे हमने एक प्लेट रखा तो ये 2 कैपेसिटर में कन्वर्ट हो गया, क्लियर है ना। और ये कनेक्शन हो गया कौन सा, सीरीज। सीरीज क्यों, ये नेगेटिव है, प्लेट के इस साइड में ये जो थिकनेस डी है इसके वजह से ये साइड में क्या आएगा, ये साइड में आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा। ये साइड कैसा होगा, नेगेटिव, ये कैसा है, पॉजिटिव। तो इस तरह से कैसा हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और ये कनेक्शन कैसा होता है, सीरीज कनेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, सीरीज कनेक्शन है। समझ में आ गया, ओके। तो नाउ when we placed a metallic plate between the two plates of capacitor, क्या होगा, the new structure is we have like a system of 2 capacitors, ठीक है। तो वह कैसा बिहेव कर रहा है, जब हमने इसके बीच में एक प्लेट को रखा, कंडक्टर मेटेलिक प्लेट को, तो अब ये क्या कर रहा है, एक सिस्टम ऑफ कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है। और यहाँ पे दोनों कैपेसिटर कैसा है, तो वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो अब क्या करेंगे, सो लेट द डिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर 1 एज पर फिगर। देखो इस फिगर में इसको हम ले लेते हैं कैपेसिटर 1, इसको ले लेते हैं हम कैपेसिटर 2। तो क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर 1 एज पर फिगर इज d, कितना है सपोज d, एंड कैपेसिटेंस कितना है सपोज C1। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D1, इक्वेशन नंबर 1। नाउ सिमिलरली फॉर कैपेसिटर 2, distance between the plates is D2 and capacitance let C2. So therefore C2 is equal to epsilon naught A by D2, equation number 2, ठीक है। Here C1 and C2 are in series combination, so therefore 1 upon C is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया C1 की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाई D1, C2 की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाई D2। तो क्या हो गया, 1 अपॉन C इज इक्वल टू D1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A प्लस D2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो क्या होगा सॉल्यूशन यहाँ पे, 1 अपॉन C इज इक्वल टू हो गया D1 प्लस D2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 प्लस D2। अब D1 प्लस D2 कितना होगा, तो ये फिगर में देखो, फिगर में हमें क्या दिख रहा है कि D1 प्लस D2। तो सबसे पहले हम A इज इक्वल टू कितना है देख लेते हैं। A इज इक्वल टू हमारा है D1 प्लस B प्लस D2 है। तो D1 प्लस D2 कितना आया, तो वो आएगा A माइनस B, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे होगा, सो देयरफॉर
D1 प्लस D2 इज इक्वल टू कितना है A माइनस B, सो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन A माइनस B। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया। तो आप पे क्या याद रखना है, जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस करेंगे तो याद रखना है हम पोटेंशियल्स फाइंड करेंगे जैसे हमने सॉल्यूशन किया है, और फिर उसके बाद उसको सिंपल फॉर्मूला है C इज इक्वल टू Q बाई V में V की वैल्यू पुट कर दो तो इजीली तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना है, Q जो होता है वो प्लेट पर जो चार्ज एस्टेब्लिश है ना, फ्री चार्ज, उसी की ही वैल्यू है। ठीक है, और अगर मेटल प्लेट है तो वो कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। अगर सपोज मैं 2 मेटल प्लेट रखूंगा तो यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स का एक स्ट्रक्चर बनेगा, सिस्टम बनेगा। अगर मैं 3 रखता हूँ तो 4 कैपेसिटर्स बन जाएंगे, 4 रख देता हूँ तो 5 कैपेसिटर का सिस्टम बन जाएगा। तो इस तरह से तुम अगर प्लेट्स को पुट करोगे, मेटेलिक प्लेट को, कंडक्टर्स को, तो वो कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, ना कि उसके कैपेसिटर्स में जो चेंज होगा वो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल के बेसिस पर होगा। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करो। हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आई होप कि आपका हो गया होगा। तो हम फाइनल क्वेश्चन को देखते हैं इसे रब करके। ओके, सो फाइनल क्वेश्चन, a capacitor of 4 microfarad value is charged to 50 वोल्ट। तो पहले हमें डेटा क्या दिया है, कह रहा है कि कैपेसिटर है 4 माइक्रोफेराडे वोल्ट का, जिसको 50 वोल्ट तक क्या किया है, चार्ज किया है। तो पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। तो हमें कह रहा है कि एक कैपेसिटर है, तो इसको हम ले लेते हैं C नॉट, इसको हमें दिया है 4 माइक्रोफेराडे, वोल्टेज दिया है, इनिशियली चार्ज किया है उसको कितना, वो है 50 वोल्ट तक। ठीक है, तो पहले हम इसे नोट कर लिए। अब आगे देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट हमें कह रहा है कि द अबव कैपेसिटर इज देन कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ 2 माइक्रोफेराडे कैपेसिटर, सो कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ द अबव सिस्टम। अब हमें कह रहा है कि ये जो कैपेसिटर है 4 माइक्रोफेराडे वाला, इसको क्या किया है, पहले 50 वोल्ट तक चार्ज किया है, उसके बाद इसमें क्या किया है, 2 माइक्रोफेराडे का कैपेसिटर जोड़ दिया है। तो बाद में उसको जोड़ा है, तो पहले हम इसकी एनर्जी फाइंड कर रहे हैं क्योंकि हमें एनर्जी फाइंड करना है। तो इस कनेक्शन की एनर्जी हो जाएगी U नॉट इनिशियल, इसलिए हम U नॉट ले लेते हैं, हाफ, फॉर्मूला हमने देखा था C नॉट V नॉट स्क्वायर, सो हाफ C V स्क्वायर। सो हाफ C की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻⁶ और V नॉट की वैल्यू है 50 स्क्वायर। तो आंसर कितना हो गया, ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 2500। तो आंसर कितना हो गया 5000, ये 10⁻⁻⁶ ही है, तो इसको हम लेते हैं माइक्रो जूल। यानी जो इनिशियल जो एनर्जी था, जो स्टोर एनर्जी था कैपेसिटर में 50 वोल्ट तक चार्ज करने पर, वो स्टोर एनर्जी कितना है, तो वो स्टोर्ड एनर्जी है यहाँ पे 5000 माइक्रो जूल का। अब हमें कह रहा है कि उसमें 2 माइक्रोफेराडे कैपेसिटर जोड़ा है पैरेलल, तो कह रहा है कैलकुलेट द टोटल एनर्जी of the above system, the second capacitor is not charged prior to its connection with the 4 microfarad capacitors। इसका मतलब है कि जो इनिशियली जब इस 2 माइक्रोफेराडे कैपेसिटर को जोड़ा गया 4 माइक्रोफेराडे कैपेसिटर के साथ में, तब 2 माइक्रोफेराडे क्या था, चार्ज नहीं किया हुआ था, यानी कि इसके अंदर अभी स्टोर एनर्जी 0 है। तो हमें कह रहा है कैलकुलेट करो। याद रखना यहाँ पे कंडीशन कैसा है, देखो पहले चार्ज किया गया, उसमें कुछ एनर्जी था, फिर हमने 2 माइक्रोफेराडे कैपेसिटर लिया, उसको कनेक्ट किया, ये इनिशियली चार्ज नहीं था। जब ये इसको चार्ज करेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, क्योंकि कंडक्टर्स है और कंडक्टर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, एनर्जी लॉस होगा। तो एनर्जी लॉस हो रहा है, तो हमें कह रहा है कि एनर्जी कितना है बताओ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें करना पड़ेगा कि टोटल एनर्जी कितना है कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा इसमें कितना एनर्जी स्टोर हुआ। ठीक है, और पहले वाले यानी कि 4 माइक्रोफेराडे में कितना एनर्जी स्टोर है कनेक्शन के बाद, 2 माइक्रोफेराड में कितना एनर्जी स्टोर है कनेक्शन के बाद, फिर दोनों को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल एनर्जी कितना है मिल जाएगा। क्लियर। तो हमें क्या कह रहा है, तो हमें कह रहा है 2 माइक्रोफेराडे, कौन सा वाला जो बाद में हमने कनेक्ट किया है, वो 2 माइक्रोफेराडे एंड 4 माइक्रोफेराडे both the capacitors
capacitors are connected in parallel connection or parallel combination. So therefore, as we know that in parallel combination क्या होगा, V1 is equal to V2, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद जो 4 माइक्रोफैराडे में होगा वो पोटेंशियल और जो 2 माइक्रोफैराडे में जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, तो सीधी सी बात है, हमने पढ़ा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर सेम है। और क्यों होता है इसको क्लियरली आपको देखना है तो आप पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के इस वीडियो को आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। और मैं आपको सजेशन करूंगा कि इसको आप अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो पहले आप इस वीडियो को ना देखें, पहले उसको देख लें, उसको समझ लें और फिर आके आप इसको देखिए, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियोस है ना। तो हमें क्या देखना है, V1 की वैल्यू फॉर्मूला है Q/C, तो इसको हम ले लेते हैं Q1, इसको ले लेते हैं C1, ये हो गया। V2 की वैल्यू Q/C2, तो इसको हम ले लेते हैं Q2। कैसे है, तो C इज इक्वल टू Q/V, सो दैट्स इंप्लाइज क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q/C। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ क्या करूं, सेम टर्म्स को एक साथ में ले लूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा Q1/Q2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर मैं 1 से प्लस कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन Q2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 अपॉन C2। देखो ये बहुत सिंपल सा है, क्या करना है आपको, खाली यहाँ पे 1 से प्लस करो, इधर भी 1 से प्लस करो और सॉल्व। जिसको समझ में नहीं आया वो, बाकी जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है। आपको क्या करना है, यहाँ 1 प्लस करना है, यहाँ 1 प्लस करना है, और फिर सिंपली जैसे आप नॉर्मली सॉल्यूशन को प्लस करते हो, अलजेब्रिक एडिशन करते हो, ऐसे ऐड कर दो, हो जाएगा। तो इसको हम ले लेते हैं टोटल चार्ज Q अपॉन Q2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 अपॉन C2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ले लेते हैं इसको, हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, सो देयरफॉर यहाँ पे जो Q है ना वो है Q1 प्लस Q2 है, और ये Q1 प्लस Q2 क्या है, द टोटल चार्ज इनिशियली stored in the capacitor। देखो पहले तो एक को ही चार्ज किया गया 4 माइक्रोफैराडे वाले को, तो उसमें इनिशियली जितना चार्ज स्टोर्ड है, ये स्टोर चार्ज क्या है, वो Q है, जो कितना है, जो दोनों में बाद में डिवाइड हुआ है, सेपरेट हुआ है। तो पहले हम इसको फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो C इज इक्वल टू होता है Q/V, therefore Q इज इक्वल टू हो गया CV। इनिशियली कैपेसिटेंस था 4 माइक्रोफैराडे का, तो 4 इंटू 10⁻⁻⁶, इनिशियली वोल्टेज था 50, तो ये हो गया 4 5 20 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। ये इतना चार्ज इनिशियली था, यानी टोटल चार्ज इतना है। तो कहां से, सो फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या मिलेगा हमें, तो 2 से हमें मिल रहा है Q/Q2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2/C2। तो हमें मिल जाएगा Q2 इज इक्वल टू Q इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब वैल्यू पुट कर दो, Q कितना है, वो है 20 इंटू 10⁻⁻⁶। C2 कितना है, तो वो है 2 इंटू 10⁻⁻⁶, है ना। ये हम इसको C1 ले लें और इसको हम ले लेते हैं C2, तो ये है अपॉन कितना है, 4 इंटू 10⁻⁻⁶ प्लस 2 इंटू 10⁻⁻⁶, तो कितना हो जाएगा 40 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 4 प्लस 2 6 इंटू 10⁻⁻⁶, सॉरी ये हो जाएगा -12 क्योंकि मल्टीप्लाई है ना। तो इसको अगर कट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 6 6 36,
सॉरी ये 200 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे ये हो गया 200, ये हो गया हमारा 400, इसको कट करेंगे तो ये हो गया 2 3 जा और ये हो गया 200। तो आंसर कितना आया 200/3 और ये हो गया इंटू 10⁶ यानी माइक्रो कूलम। क्लियर, यानी 200 माइक्रो कूलम। आगे देखते हैं। तो Q2 की वैल्यू आ गई 200 माइक्रो कूलम। तो सिमिलरली हम सॉल्व कर लेते हैं Q1 के लिए। तो Q1 कितना होगा, सो देयरफॉर Q1 इज इक्वल टू Q माइनस Q2। तो Q की वैल्यू कितनी है, तो वो है 200 माइक्रो कूलम और Q2 कितना आया 200/3 माइक्रो कूलम। तो ये कितना हो गया 600 माइनस 200/3 यानी 400/3 माइक्रो कूलम। ये हो गया Q1। ठीक है, सो नाउ द एनर्जी। तो U1 अब कब, ये तो इनिशियली था, कनेक्शन के बाद जो एनर्जी है, सपोज वो कैपेसिटर 1 में U1 है यानी 4 माइक्रोफैराडे में, और कैपेसिटर 2 में कितना है, सपोज U2 है। जगह नहीं है इसलिए मैं डाल लिख रहा, आपको स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे भी आपको स्टेटमेंट लिखना होगा कि C1 क्या है, C2 क्या है। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि C1 जो है वो 2 माइक्रोफैराडे का 4 माइक्रोफैराडे का है, C2 जो है वो 2 माइक्रोफैराडे का है। सिमिलरली यहाँ बताना पड़ेगा कि एनर्जी U1 है वो C1 के लिए है कॉम्बिनेशन के बाद, U2 जो होगा वो C2 के लिए होगा कॉम्बिनेशन के बाद। यहाँ पे जगह कम है क्योंकि एनर्जी भी पूरा नहीं फाइंड होगा, मेरे ख्याल से पूरा सोल्यूशन नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने वो स्टेटमेंट छोड़ दिया है। U1 इज इक्वल टू कितना है, तो हाफ Q1² C। देखो मैंने आपको कहा था ना कि अगर जो हमने एनर्जी का सॉल्यूशन किया था, आई बटन पे क्लिक करो या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट में से आप वीडियो को देख लो। तो देखो क्या कहा था मैंने कि जो Q1²/2C है उसका यूज हमें कहाँ आएगा, जब हमें सिर्फ कैपेसिटर की एनर्जी फाइंड करना हो। यहाँ पे हमारे पास चार्ज है, पोटेंशियल है नहीं, तो हम हाफ CV² कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे इजिली हमने ये सॉल्व कर लिया। आप कर सकते हो हाफ CV², नो डाउट, लेकिन आपको पहले पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा कि कैपेसिटर 1 में कितना है, फिर कैपेसिटर 2 में कितना है। उससे सिंपल है ये। ठीक है, तो Q1², तो हाफ Q1 की वैल्यू कितनी है, तो वो था हमारा 400/3 होल स्क्वायर इंटू 1 कितना है C1। C1 की वैल्यू कितनी है, तो वो था हमारा 4 माइक्रोफैराडे का। तो 4 माइक्रो ही ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे सब कुछ माइक्रो में ही है। तो ये 4 का कितना हो गया, 4 4 जा 16 40 है ना, यानी 16,000 अपॉन कितना है 2 इंटू कितना है 9 अपॉन ये कितना है 4। तो 4 2 जा 8, इसको कट करेंगे तो कितना हो गया 2, तो ये हो गया 20,000/9 यानी आंसर कितना आएगा, U1 इज इक्वल टू 20,000/9 यानी कि 9 2 जा 18 यानी 2.2 माइक्रो जूल। ये हो गया U1। ठीक है, अब U2 की वैल्यू फाइंड कर लो ऐसे ही, हाफ Q2²/C2। तो आपको क्या मिलेगा, हाफ Q2 की वैल्यू है 200/3²। Q2 की वैल्यू यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये सोल्यूशन देख लो। यहाँ पे Q2 इज इक्वल टू कितना है 200/3 माइक्रो कूलम इनटू कितना है 1/C यानी 2। तो आंसर कितना आएगा 40,000 है ना, ये 1,60,000 था, ये 40,000 अपॉन कितना है, तो 2 इंटू 9 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 करेंगे तो यहाँ आ गया 10,000/9 यानी 1111.11 माइक्रो जूल। ये किसकी वैल्यू आई, U2 की। अब हो क्या करना है, U जो होगा टोटल एनर्जी वो हो गया U1 प्लस U2, ये हो गया 2.22 प्लस 111.11 यानी आंसर होगा 3333.33 माइक्रो जूल। ये U की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अगर एनर्जी लॉस फाइंड करना हो कितना हुआ है, तो U डैश इज इक्वल टू U0 माइनस U करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एनर्जी लॉस भी मिल जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में एनर्जी लॉस कुछ पूछा नहीं, हमें खाली टोटल एनर्जी पूछा है। तो टोटल एनर्जी आ गया 3333.33।
और बाकी जो एनर्जी है यानी कितना माइक्रो कितना एनर्जी हो जाएगा, यानी कि 1667 है ना, 1677.77 माइक्रो जूल जो है माइनस करोगे तो वही आएगा। वो क्या है यहाँ पे जो कैपेसिटर्स है, क्योंकि मेटल से बने हैं, कंडक्टर्स हैं, तो उनके जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उस रेजिस्टेंस के वजह से यहाँ पे एज अ हीट क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है ना, ये एनर्जी लॉस है ये। और कितना एनर्जी स्टोर है अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद, तो वो इतना एनर्जी स्टोर है अभी कितना 3333। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों आपको क्लियर हो गया। अभी भी कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में आ सकते हैं। और एक खुशखबरी है आप सभी के लिए कि फिर से सारे क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे वो पूरा सॉल्व हो गया। रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। अब मैंने कहा था कि आपको 2 डेज, अब मैं 2 डेज की जगह 3 डेज हम कंटिन्यू करेंगे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। टाइम याद रखना है, मॉर्निंग में टाइम है 10 to 12 फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, तीनों दिन आपको मैं ऑनलाइन मिलूंगा। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर सकते हैं, गूगल डुओ पे मुझे वीडियो कॉल कर सकते हैं, या फिर तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं कहाँ पे, जो यूट्यूब में भी मैं कोशिश करूंगा लाइव आने की, लेकिन शायद उस टाइम पॉसिबल ना हो पाए। हाँ, लेकिन आप गूगल डुओ पे या फिर तो आप कहाँ पे आ सकते हैं, आप आ सकते हैं मेरे साथ व्हाट्सएप पे लाइव पे, दोनों में ही हम लाइव डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन के डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी जल्दी से नोट कर लो और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा, आपको पता है क्या करना है, आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, या सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू वेरी मच।